नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, या यूं कहें कि अब सियासी घोड़े दौड़ रहे हैं और नेताओं की रैलियां हो रही हैं, तोड़फोड़ भी चल रही है। आमतौर पर 5 राज्यों में लगभग जो बड़े राजनीतिक दल हैं, टिकट बंटवारा भी पूरा हो गया है। अब जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जा रहे हैं। सियासी दल चुनाव में जीत के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में, जहां हाल ही के दिनों में अखिलेश यादव, कमलनाथ, अजय राय के बीच जुबानी जंग देखने को मिली, तो वहीं चुनावी सरगर्मी के बीच अब कांग्रेस ने अपने तर्कस से एक नया तीर छोड़ा है। ये तीर कितना सटीक बैठेगा ये तो कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी हो गई, लेकिन ये वो ब्रह्मास्त्र है जो अभी तक चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए इस्तेमाल करती रही है। देश के 5 राज्यों में चुनावी जीत को पुख्ता करने के लिए और अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार को केंद्र से हटाने के लिए कांग्रेस ने जहां जय जवान की राह पकड़ ली है, तो वहीं बीजेपी ने 5 राज्यों में कमल खिलाने के लिए और भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए जय किसान का सहारा लिया है। दोनों ही सियासी दल जमीनी स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मुद्दों को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर वोटरों पर निशाना साध रहे हैं। जहां एक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता, एक तरीके से राहुल गांधी ने जो कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के बहुत ही चर्चित नेता रहे हैं, और जब से वो हटे हैं तब से वो लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक नाम है उनका। सत्यपाल मलिक का ऐसे तो बहुत सारे इंटरव्यू हुए, लेकिन राहुल गांधी ने जब सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया तो ये राजनीति में एक नए तरीके का परसेप्शन क्रिएट करने के लिए लोग दौड़ पड़े, और एक पत्रकारों का एक वर्ग भी लगातार ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने इनका इंटरव्यू लिया है, उसके राजनीतिक मायने हैं और उसके मुद्दे बड़े दिलचस्प हैं। राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में किसान आंदोलन, पुलवामा हमला और अडानी जैसे उन मुद्दों को छुआ है जिन पर बीजेपी जवाब देने से कतराती रही। केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, नरेंद्र मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैबिनेट बैठक के जरिए किसानों को राहत देते हुए उन्हें रियायती दर पर उर्वरक देने का फैसला किया है और कैबिनेट ने इसमें मोहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी और कहा कि सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। यूरिया की कीमत नहीं बढ़ेगी। हालांकि इन दिनों बुआई का सीजन चल रहा है और यूरिया की किल्लत की खबरें भी हमारे पास आ रही हैं। तो यानी ये कहा जाए कि भाजपा जय जवान कह रही है, तो एक तरीके से कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, जय जवान जय किसान का तो नारा शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन भाजपा अक्सर ये देखने में आता है कि जवानों की बात वो करती रही, सेना की बात करती रही है। और अभी एक ये भी खबर आई कि अब जो सैनिक छुट्टी पर आएंगे गांव में, वो सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। इसको लेकर भी काफ़ी आलोचना हुई, और वो सैनिक जो अपना फीडबैक होगा वो अपने जो निकट का कमान होगा वहाँ देंगे। तो इस पर सेना के राजनीतिक इस्तेमाल पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था, और अब राहुल गांधी ने ये इंटरव्यू लेकर एक तरीके से जवानों के मुद्दे पर, अक्सर सेना के संवेदनशील मसलों को छूकर नरेंद्र मोदी काफ़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस घेराबंदी को राहुल गांधी ने कर दिया है। किसान आंदोलन में मोदी सरकार वैसे ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको डेंट पहुंचा था, और आंदोलन इतना ज़बरदस्त था कि जो चारों कानून थे उनको वापस लेना पड़ा था। अब नए सिरे से किसानों के आय बढ़ाने, उनको राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को राहत दी है। तो कांग्रेस पार्टी जवान और राष्ट्र और देशभक्त की भावनाओं को लेकर मैदान में उतरने की ठान चुकी है।
अब आप सोचेंगे कि राहुल गांधी ने क्या अचानक इंटरव्यू ले डाला। नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को लेकर विपक्ष और पत्रकारों के खास वर्ग लगातार उन पर हमले करता रहा है। वो चाहे अक्षय कुमार इंटरव्यू लें, चाहे टीवी जगत के कुछ जाने पहचाने एंकर लें, लगातार कुछ बड़े पत्रकार दिल्ली वाले और कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि भाई देश के मूल मुद्दे के सवाल न पत्रकार पूछते हैं और मोदी जी पत्रकारों को जो वास्तव में सवाल पूछने वाले हैं उनको इंटरव्यू देते नहीं हैं। कोई पूछता है कि आप आम कैसे खाते हो, पर्स में कितने रुपए रखते हो, इस तरह के सवाल को लेकर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करता था। लेकिन बीजेपी को असहज करते थे कांग्रेस को लोग और कुछ पत्रकार। लेकिन अब राहुल गांधी पत्रकार की भूमिका में, एक साक्षात्कारकर्ता की भूमिका में, और सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू उन्होंने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया। सत्यपाल मलिक विश्वनाथ प्रताप सिंह के बहुत करीबी नेता, जनता दल की सरकार में भी वो मिनिस्टर रहे, बहुत करीबी नेता, जाट नेता, किसान नेता। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक किसान नेता के रूप में, एक जाट नेता के रूप में, एक राज्यपाल के रूप में बहुत सारे पहलू वो लगातार इस बात को लेकर आलोचना मोदी सरकार की करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर वो इधर काफ़ी बड़े आलोचक बनकर उभरे हैं सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के तमाम राजनीतिक माने हैं और ये अचानक नहीं हुआ है। आप अगर स्मरण करें, थोड़ा पीछे जाएं, तो भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर जब जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर में जब ये यात्रा का समापन हुआ था और राहुल गांधी बर्फबारी के बीच जब भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने उसी समय ये बताया था कि नहीं, आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में जवानों का मुद्दा कांग्रेस पार्टी बहुत जोरदारी से उठाएगी और जवानों की शहादत और उनके परिवारों की स्थिति को वो रखने जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि भाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या जाने आतंकवाद का दंश, मैं जानता हूं और ये जो पुलवामा में शहीद हुए इनके परिवार के लोग जानते हैं। राहुल गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि जब भोर पहर कोई टेलीफोन आता है इन जवानों के घर तो ये लोग डर जाते हैं, जैसे मैं डर गया था, मेरे पिता, मेरी दादी। इस तरीके से उन्होंने ये छुआ और इसे मुद्दा तभी से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अभी चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे जवानों की सुविधाओं का मुद्दा हो, बीएसएफ के जवानों का मुद्दा हो, वो लगातार राहुल गांधी करते रहे। अंततः अडानी, जवान, उन पर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी के जो साक्षात्कार लिया है राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का, उस साक्षात्कार बेहद खास जो बिंदु हैं वो हमारे सहयोगी विनीत शर्मा ने आपके लिए निकाल कर रखे। सुनिए। जम्मू कश्मीर को आप ज़बरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाज़ा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए और फिर इलेक्शन करा देने चाहिए। बट जब मैं जम्मू गया, ये जम्मू के लोगों को भी ये लगता है कि हमारा मतलब स्टेटहुड ले लिया। हाँ, उससे तो वो भी खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा वही चीज़ चुभी है। तो ये मतलब कर क्यों नहीं रहे इसको? पता नहीं, मेरी बात हुई, मैंने कहा वापस कराइए, तो बोला कह दिया होगा, क्या जरूरी है वापस कराना, चल तो रहा है सब ठीक। कहाँ ठीक चला, सारी इंसर्जेंसी वापस आ गई है, टेररिस्ट एक्टिव हो गए। अब तो काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। अब तो जगह जगह हो रही हैं। राजौरी में रोज़ होता है, ऊपर कश्मीर वैली में रोज़। पुलवामा के बारे में, पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे
वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे, और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला। तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ, वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं, मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं, और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। यहाँ मीडिया में मतलब मैं देख रहा था, यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल कास्ट सेंसस को नहीं दिखा। मतलब जो चाहे वो अदानी हो, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गांव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू, और इंटरव्यू क्या कहें, डिस्कशन है, संवाद है। इसे ठेठ इंटरव्यू नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी भी अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का एक इंटरव्यू लिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। वो भी एक डिस्कशन था, एक आपस में बातचीत थी। सतपाल मलिक कह रहे हैं कि आपने अडानी को चिपका दिया। पता नहीं कितना चिपका कितना नहीं चिपका, लेकिन मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी बातें हैं। कश्मीर की जो उनका स्टेटहुड है, इसको लेकर बात की है कि उसको वापस करना चाहिए। राहुल गांधी भी सहमत हैं। इस देश की भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। इसी तरीके से कास्ट सेंसस का मुद्दा भी राहुल गांधी ने रख दिया। मीडिया को भी घेरा है कि मीडिया भी इजराइल दिखा रहा है, क्रिकेट दिखा रहा है, कास्ट सेंसस पे बात नहीं कर रहा। लग रहा है कि राहुल गांधी की बात आज मीडिया ने सुन ली। आज मुझे एक साथ देश के 4-5 जो टॉप चैनल हैं, एक साथ वो कास्ट सेंसस पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जातीय राजनीति, उनका जो टोन था कि जातीय राजनीति विपक्ष के जहर फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आज कुछ कहा है इस संदर्भ में, और उसी को लेकर आज विपक्ष को कास्ट सेंसस के मुद्दे को एक तरीके से, दूसरे तरीके से मुख्यधारा के मीडिया ने आज पेश किया। और ये मुख्यधारा का मीडिया ये कह रहा है कि ये लोग जाति राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, और इससे समाज विघटित होगा, देश खतरे में आएगा। इस तरीके की बातें की हैं। तो ये बेहद दिलचस्प इंटरव्यू कहें, डिस्कशन कहें, परिचर्चा कहें, इस पर ही आज हम मंथन करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।
देवेंद्र प्रमुख साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। देवेंद्र भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। किसानों की रहनुमाई करने वाले मनोज नागर साहब, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। नागर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उसमें सेना के अधिकारी भी होंगे और जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी मित्र अक्सर सहयोग किया करते हैं, हमारा संजीव केरनी जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं नागर साहब के पास जाऊंगा। मैं जाना तो संजय श्रीवास्तव जी के पास चाह रहा था, लेकिन जो ये आखिरी बात राहुल गांधी और सतपाल मलिक की थी ना, वो हमें नागर साहब पर जाने के लिए मजबूर कर रही है। नागर साहब, बहुत सारे सवालात राहुल गांधी ने रखे हैं और एक इंटरव्यू नहीं, मैं इसे परिचर्चा कहूँगा, जैसे रघुराम राजन के साथ वो परिचर्चा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई वास्तव में जम्मू कश्मीर में बहुत सारी घटनाएं बढ़ी हैं। अब जिसकी अपेक्षा से वहाँ 370 हटाई गई थी, वो करें उनका स्टेटहुड वापस देकर वहाँ चुनाव कराया जाए, स्टेट का दर्जा दिया जाए उनको, मतलब जो चीज़ें हैं। तो परोक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि भाई धारा 370, मुझे ऐसा लगता है, अभी संजय जी बताएंगे, लेकिन परोक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि धारा 370 जो हटाई थी उसको लगाओ। मनोज नागर, मुझे लगता है कि सुन नहीं पा रहे हैं। मैं संजय श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। संजय श्रीवास्तव जी, सतपाल मलिक का जो इंटरव्यू, मुझे फिर सूचना दी गई है कि मनोज नागर आ गए। मनोज नागर, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो उस पर रिएक्ट करिए। ये पूरा सतपाल मलिक आपकी सरकार द्वारा ये नियुक्त थे, बहुत सारी बातें हो गई हैं, गंगा जमुना सरस्वती में बहुत सारा पानी बह गया, सतपाल मलिक घूम घूम कर कह रहे हैं। वो किसान नेता भी हैं, वो जाट नेता भी हैं, वो राज्यपाल भी रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे लगती है, एक तो छोटा सा रिएक्शन इस पूरी इंटरव्यू पर, और एक मेरा बड़ा अहम सवाल है कि जो सेंसिटिव मुद्दे सेना को लेकर आपकी पार्टी छेड़ती थी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने उनको आज छेड़कर, सारे मुद्दों को छेड़कर एक रास्ता बंद कर दिया है आपके लिए। मनोज नागर जी, बोलिए। हेलो, बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं। आपका नेटवर्क कुछ कमजोर है और भाजपा का नेटवर्क बहुत मजबूत है भाई, इसको ठीक करिए अपने नेटवर्क को। देखो, सतपाल मलिक जी पहले से ही किसानों की बात करते रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में जब भी गवर्नर रहे उस समय भी जो ठीक बातें थी, जो सरकार के खिलाफ बातें थी, उनको उठाते रहे। किसानों के वो हमेशा साथ रहे हैं और किसान परिवार से हैं। मैं सतपाल मलिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और कोई भी हो जो किसान की बात करेगा, हम उसी के सरकार के पक्ष में होंगे। वो राहुल गांधी या कोई हो, जो किसान की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। और ये जो जी ने कहा है, अगर किसान हित में बात रहेगी तो किसान सरकार के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे जो किसान की बात करें। नहीं, अभी आज जैसे राहुल गांधी ने जय जवान की बात की, मनोज नागर, लेकिन जवानों की बात की, पुलवामा की बात की, अडानी की बात की। आज केंद्रीय कैबिनेट ने यूरिया कहा कि जाओ, दिल दरिया कर दिया कि यूरिया उसी भाव मिलेगी। तो अब एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है, इसको कैसे देखते हैं मनोज नागर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देश में जो जवान की बात करेगा, जवान अगर मजबूत है, जवान की बात की जाएगी तो देश सुरक्षित रहेगा। और किसान की बात होगी तो अन्नदाता है, किसान के भरपूर पालन में, जैसा लॉकडाउन का समय था, कोरोना का समय था, अगर इस देश का किसान नहीं होता तो जनता भूखी मर जाती। तो किसान के और जवान की जो बात कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, और मैं उसका धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। ठीक बात। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊँ, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, ऐसा मुझे लगा कि नहीं, मनोज नागर और देवेंद्र प्रमुख में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ, माफ़ी। देवेंद्र भाई, इस पूरे जो साक्षात्कार है, इसमें एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी सेंसिटिव मुद्दों को, जैसे मोदी जी ने 1 वोट पुलवामा के नाम पर मांगा था कि भाई पुलवामा, उसी को एक तरीके से वो सारे रास्ते आज जो कम से कम जवान वाले, सेना वाले सेंसिटिव मसलों को आज राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू को जरिए एक तरीके से बंद करते दिखे। अडानी का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा, पूरा पुलवामा का मुद्दा, ये सारी चीज़ों की लंबा इंटरव्यू टाइप का परिचर्चा है। एक तो इस पर पहला आपका रिएक्शन, और क्या
अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिक्कतें आएंगी इस तरह की जो रास्ते घेराबंदी हो रही है? देवेंद्र भाई। दुर्गेश सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए धड़ल्ले से। मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय जैसे सतपाल सिंह जी का इंटरव्यू आज देखा है, इसमें बड़ी बात एक तो ये निकल कर आई है कि राहुल गांधी जी जो हैं इस इंटरव्यू को पहली बार नहीं दोहराने के लिए गए। ये इंटरव्यू एक बार नहीं कई बार वो दे चुके हैं और इस पर मैं बहुत डिबेट हम भी कर चुके हैं। पार्टी के हमारे एक से एक प्रवक्ता जो हैं सब ने सफाई दी और पार्टी की तरफ से भी सफाई आई है, बड़े नेताओं की तरफ से आई है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा ना बचकर वो सत्यपाल सिंह जी के पास गए। एक जिसे कहते हैं कि टॉय टॉय फिश जब हो कोई कुछ बचता नहीं आदमी, तो वहां जाकर आज उन्होंने जिस तरीके से अपनी मानसिकता क्लियर की है और वो पानी देने का काम किया, जम्मू कश्मीर को छेड़ने का काम किया, अच्छी बात है। आप पुलवामा का जिक्र करिए, जम्मू कश्मीर का जिक्र करिए, 370-35 का भी जिक्र करिए। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव की आपको जरूरत है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन 60 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? राहुल गांधी जी ने एक बार थोड़ा घना संज्ञान लिया होता, काश अपनी तरफ से कोई सफाई दी होती कि हमारी सरकारों में जम्मू कश्मीर को हमने ये प्रयास किया था, उसके बदले भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अगर अपनी तरफ से देखिए, सत्यपाल सिंह जी के बयान के बाद ये चीज आती निकल कर दुर्गेश सर, तो अच्छा लगता और जनता को भी अच्छा लगता कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो वास्तव में कमजोर ला। ये ऐतिहासिक डिसीजन था, इसमें पूरे देश ने समर्थन किया, पक्ष विपक्ष के लोगों ने किया। रही सत्यपाल जी की बात, वो कह सकते हैं कि उनका देखिए एक सीनियर लीडर है, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने अच्छा, आप लोग बच रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले भाजपा के सारे लोग बच रहे हैं सत्यपाल मलिक पर कुछ कहने के लिए। वहां मैंने देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी नेता से बात करो, सत्यपाल मलिक पे नहीं बोलेगा, क्योंकि और खासतौर पर बीजेपी के लोग, क्योंकि वहां दिक्कत है, पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। सत्यपाल मलिक आप लोगों के कपड़े उतार रहे हैं शुद्ध भाषा में, ये कहिए, मैं ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था। वो कह रहे नरेंद्र मोदी ने कहा चुप रहो, डोभाल ने कहा चुप रहो सत्यपाल भाई। वो कह रहे डोभाल भी मेरा क्लास फेलो था मेरठ में। वो बहुत अक्खड़ नेता है, बीपी सिंह की गवर्नमेंट में भी रहे, बीपी सिंह के बड़े करीब रहे, उनको भी धो दिया करते थे वो। देवेंद्र भाई, चीज आपको कही है कि देखिए, सम्मान करना तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो सत्यपाल सिंह जो है वो एक वरिष्ठ राजनेता है और उनका अनुभव भी अच्छा है, इसमें कोई उसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोई उनको चैलेंज किया जाए। लेकिन एक हर चीज की नहीं, वो एक्सपोजे है उनका, एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई आप लोग, वो कह रहे हैं कि भैया मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी ने पुलवामा करा दिया, ये बाकी लोगों ने पुलवामा करा दिया। वो कह रहे हैं पुलवामा का भरपूर इस्तेमाल किया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो क्या सेना का इस्तेमाल चुनाव में होना चाहिए? क्या बीएसएफ का इस्तेमाल होना चाहिए? अभी एक वो आ गया है कि जब जवान छुट्टी पर आ जाएगा तो वो सरकार की योजनाओं को जन जन बताएगा और फिर अपने जो नजदीकी कमांड उसको एक फीडबैक देगा कि हमने किसको किसको बताया, संजय श्रीवास्तव को बताया, कि दुर्गेन्द्र चौहान को बताया, कि नागर साहब को बताया, कि संजीव केरनी को बताया, कि देवेंद्र प्रमुख को बताया, रिपोर्ट देगा। तो ये भी सेना का इस्तेमाल है। तो वो रास्ता आज राहुल गांधी ने बंद कर दिया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। देखिए दुर्गेश सर, एक चीज और है, और राहुल गांधी मुझे लगता है जहां तक है सत्यपाल मलिक का पहली बार इंटरव्यू ले रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं। जैसे एक तरीके से अगर देखें तो रघुराम राजन के बाद ये बड़ा इंटरव्यू उनका दूसरा है, जो चर्चा जो कर रहे हैं, परिचर्चा 1 to 1। मैं एक चीज का और समर्थन करता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से आज सत्यपाल सिंह जी के पास आए, इस देश में कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो पूर्व में कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं, उनके पास जाना चाहिए। जा रहे भाई, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में गए, गली गली जा रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं, कुलियों के पास जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, नौजवानों के पास जा रहे हैं, अग्निवीरों के पास जा रहे हैं। दिक्कत तो यही है। संजय जी, आपके पास सीधे आ रहा हूं। एक तो प्रारंभिक टिप्पणी इस पूरे जो साक्षात्कार है या परिचर्चा है, संवाद है, जो भी आप कहें, जो कि आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कि तो पहले बता दीजिएगा है क्या, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। दूसरा मसला यह है कि इसमें बहुत सारे राजनीतिक संकेत और संदेश भी छिपे हैं। हमारे दर्शकों को जरा ये भी समझाइएगा कि क्या क्या संकेत और संदेश हैं। संजय श्रीवास्तव। संजय जी आपकी आवाज नहीं हम सुन पा रहे हैं, कृपया ठीक करें उसको। अब आ रही है हमारी आवाज? हाँ बोलिए धड़ल्ले से, बिल्कुल अच्छी आ रही, बोलिए। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और
बहुत अच्छे टॉपिक पे आपने अच्छा, ये हमेशा अब मंथन की हम डिबेट इधर रखते है हैं आप। इसमें। एक तो संजय जी, मैं रोक रहा हूं आपको। सारे जो भी लोग और भी मेहमान है वो अपना माइक को बंद कर रखते हैं और जब उनका नंबर आए तभी बोले। डिस्टर्बेंस चेक नहीं है भाई, दिक्कत है उसमें। बोलिए संजय जी। जी दुर्गेश जी, मैंने कहा कि मंथन हमेशा से आपका बहुत ही बर्निंग टॉपिक पर रहता है। आज राहुल गांधी का जो संवाद हुआ सतपाल मलिक जी से, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने कहा कि ये काफी पुराना हो चुका है। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि काफी पुराना हो गया है, क्योंकि तमाम मीडिया हाउस को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन जो देश के, आपने भी कहा कि बहुत बड़े चैनल और बहुत बड़े जो पत्रकार हैं, उन लोग सतपाल मलिक को बिल्कुल किनारे कर रखा था। अपनी स्क्रीन पे उनको चेहरा भी नहीं दिखाया उस इंटरव्यू को लेकर, बल्कि तमाम बड़े चैनलों ने सवाल उठाए कि क्या सच्चाई है सतपाल मलिक जो अब बोल रहे हैं। जी। सतपाल मलिक जब राज्यपाल रहते हुए बोलते थे तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। सतपाल मलिक जब राज्यपाल से हट गए और अब बोलना शुरू किए तो ये मीडिया हाउस सवाल उठाते हैं। निश्चित तौर पर यह कहना पड़ेगा कि देश में मीडिया हाउस बटा हुआ है और अगर विपक्ष ये कहता है तो उसे मानना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, मीडिया को हमेशा से तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल तरीके से जो भी खबरें चाहे पक्ष से आ रही हो, विपक्ष से आ रही हो, सरकार और सत्ता के मुद्दे हो या विपक्ष के मुद्दे हो या देश में ज्वलनशील मुद्दे हो, उनको उठाना चाहिए। जो काम आपने किया है कि आपने राहुल गांधी ने एक संवाद किया, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जो हो सकता है काफी पुराने हों, लेकिन चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है और हम आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो राजनीति के लिहाज से बहुत मायने रखते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को भले ही फर्क न पड़ता हो, लेकिन उनके आंकड़ों को फर्क साफ नजर आ रहा होगा कि इस संवाद के जरिए राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं उन 5 राज्यों के चुनाव में जो जनता वोटिंग करेगी उसके लिए कितना अहम है। उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए, आप देखिए कि किसान का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, पुलवामा का मुद्दा हो, 370-35A का हो, सब पर उन्होंने अडानी का मुद्दा संजय जी और सतपाल जी करें कि आपने चिपका दिया बीजेपी को। बिल्कुल अडानी का कि उन्होंने सीधे कहा कि आपने तो सीधे कहा कि 20,000 करोड़ रुपया उसका है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे कहा कि उसका रुपया है जो उसके कंपनी में लगा है और आपने उठाया। तो उनको क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, उन्हें संसद से बाहर जाना पड़ा, संसद सदस्यता उनकी तुरंत निरस्त करा दी गई। बाकी भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं को, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको भी 4 वर्ष की पूरी सजा हुई, लेकिन उनकी सजा पे रोक लग गई, उनका कुछ नहीं हुआ, ना सांसद सदस्यता गई, ना वो कहीं बाहर हुए। तो ये सब सवाल उठते हैं। अभी जातीय जनगणना की भी बात उठाई और जातीय जनगणना आज सारे चैनलों ने दिखाना भी शुरू किया, लेकिन वो सत्ता की तरफ से ही लग रहा था जैसे दिखा रहे हैं। जी, सवाल उठा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सारा विपक्ष जातिवादी जहर फैला रहा है। जो आज जो मीडिया का टोन है, मुख्य धारा जिसको हम कहते हैं। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, कभी उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले 7 लोगों को केंद्र में मंत्री बनाया गया, 7 ओबीसी थे और ढोल नगाड़े पीट पीट कर बताया गया, ये देखिए फलाने ओबीसी, फलाने ओबीसी, फलाने इस जात के, फलाने उस जात के। अरे इनको छोड़िए, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति जी को जब इन्होंने उस कुर्सी से नवाजा तो उसका भी पूरा फायदा लिया, उसको भी ढोल पीट पीट कर बताया कि देखिए कैसे एक आदिवासी महिला का मैंने सम्मान किया, मैं उसे राष्ट्रपति के पद पे बैठा रहा हूं और पूरा विपक्ष जो है वो किसी दूसरे का नाम को आगे बढ़ा रहा है, वो उसका विरोध कर रहा है, उस पर भी इन्होंने कटघरे में खड़ा करने को। आप करो तो गप गप, दूसरा करे तो थू थू, भाई ये नहीं चलेगा और ये चलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि मैं चाय वाला हूं, पिछड़ी जात से आता हूं, तो आप पिछड़ी जात और सारी चीजों की भागीदारी बताते हो, और जब दूसरा कोई पिछड़ी जात की भागीदारी की बात करता है तो आप कहते हो अरे जनाब ये तो जातिगत राजनीति कर रहे हैं, ये तो जातीय राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं चल पाएगा। अब इस देश की जनता समझदार हो रही है और हर राज्य दर राज्य जब चुनाव हो रहे हैं तो आपको जब मुंह की खानी पड़ रही है, फिर भी अभी आप चेत नहीं रहे हैं। अब ये 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं, इन 5 राज्यों के चुनाव में भी अभी मैं एक बहुत ताजा उदाहरण दे रहा हूं दुर्गेश जी। संजोग से दिल्ली में उस दिन मैं भी था, क्योंकि ओपीएस की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है उसमें मैं भी एक सहयोग करता हूं। हालांकि मेरा ओपीएस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना तो मैं किसी नई सरकारी सेवा में हूं कि मुझे ओपीएस मिलना है। हाँ, मेरी पत्नी जरूर है, तो मैं भी उसमें शामिल था, संजोग से दिल्ली में ही था। इतनी बड़ी खबर थी, 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी वहां इकट्ठा हुए, लेकिन किसी राष्ट्रीय अखबार ने बड़े नामचीन और किसी चैनल ने 1 मिनट का भी उनको फुटेज नहीं दिया,
ना उनकी कोई खबर छपी किसी राष्ट्रीय अखबार में। बाद में बहुत से लोगों ने अखबारों का वॉकआउट किया, टीवी का वॉकआउट किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे ही आकर ने पूछा मुझसे कि भैया आपकी कॉलोनी में 8-10 लोगों ने अखबार बंद कर दिया, आखिर क्यों? तो मैंने बताया कि भाई अखबार क्यों पढ़ेगा आदमी, जब उससे जुड़ी हुई खबर ही उसको सवेरे देखने को नहीं मिलेगी तो वो अखबार क्यों लेगा? जाहिर सी बात है। तो ये सब होने लगा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब लोग वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से, वो धर्म के चश्मे से उबरने लगे हैं। उनकी पेट की आग, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनको अब आंखों से दिखने लगी हैं। वो जो धर्मांध चश्मा था, अंधभक्ति का चश्मा था, वो बहुतों का उतरने लगा है। मैं बता रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग थे जो बीजेपी के नाम पे हाथापाई करने को आमादा होते थे, अंधभक्ति में डूबे हुए थे। अब वो भी सड़क पे मिलते कहते भाई तू ठीक कह रहा है, ये बहुत दिन नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, ये नौकरी दे नहीं रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे हैं, सुख सुविधा तो जाने दीजिए, जेब में कहां से हाथ डाल के पैसे निकाल दे रहे हैं, टैक्स के नाम पे कितनी वसूली कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हर चीज के दाम दुगने चौगने होते जा रहे हैं। त्योहार आते हैं, आप त्योहारों पे देखिए खरीदारी किस तरीके की हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उनके ऊपर छींटे उठते हैं कि उनकी सरकार का मंत्री करप्ट है, वो अफसर करप्ट है, तो उसकी जांच ही नहीं होती है। उसके लिए ना कोई ईडी है, ना सीबीआई है, ना कोई तंत्र है, ना कुछ है। क्लीन चिट दे देते हैं इनके नेता, कहते हैं ओहो हमारा आदमी तो गलत है ही नहीं है। बाकी जो बाहर के थे, जिनको ये ढोल लगाने पीट के किताब छापते थे, जिनको कहते थे माइक से करे तो 70,000 करोड़ का एक परिवार घोटालेबाज है, जैसे इनकी पार्टी में वो शामिल हो गया, अरे भाई साहब वो तो अयोध्या से आया चल के अभी बजरंगबली के दर्शन करके, वो तो एकदम आँख साफ आदमी है। संजय जी फार्म में है आज आप पूरे फार्म में है। दुर्गेश जी हमारे आपके सामने तो सारी तस्वीरें साफ है। देखिए जीत हार किसी की हो, पार्टी किसी की सत्ता में आए, लेकिन कम से कम पत्रकार को इतना साहस तो होना चाहिए कि वो जांच से ना डरे। अगर वो कुछ गलत काम करता है, कहीं जो है वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, दलाली, ठेके पट्टे की बात करता है, उससे पैसे कमाता है, तो जाहिर सी बात है वो डरेगा। लेकिन हम आप इस तरीके की पत्रकारिता करते नहीं है। आप मुद्दे उठाते हैं और हम बैठ के अगर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहूंगा कि पत्रकारों को कम से कम बाज आना चाहिए। और हाँ संजय जी, एक बड़ा अहम सवाल है पत्रकारिता से जुड़ा, चूंकि आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में है, टीवी और अखबार से लेकर बहुत सारे माध्यमों में आपने काम किया, 25 साल से अधिक का, लगभग 30 साल का अनुभव आपको हो रहा है इस पत्रकारिता के पेशे में। राहुल गांधी ने दूसरी बार बड़ा हमला किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जब दिल्ली में उन्होंने हमला किया था और उन्होंने किसी मुख्य धारा के मीडिया को, एक आप असम का, मैं सोच रहा था कोई टीवी चैनल, उसको छोड़ के आज तक उन्होंने कोई इंटरव्यू बहुत दिन से दिया नहीं। और आज वो हमला कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये मीडिया इजराइल दिखा रहा है, क्रिकेट मैच दिखा रहा है और सारी चीज़ें, नाच गाना दिखा रहा है, लेकिन मुद्दे नहीं दिखाएगा, कास्ट सेंसस नहीं दिखाएगा, ओपीएस नहीं दिखाएगा, उसका जिक्र कर रहे हैं वो। तो अब हम और आप भी नहीं बचे, हमको आपको भी अब ये कटघरे में खड़ा करेंगे। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लाजमी है वो। हम तो चाहते हैं कि हमारी भी तुलना, चूंकि उस बिरादरी से हम बाहर नहीं हो सकते, तो हमको भी कटघरे में खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें साफगोई से जवाब देना चाहिए। हो सकता है कुछ मीडिया हाउस की मजबूरी होती है, उन पर सख्ती होती है, या उन पर पैसों की बारिश होती है, बहुत सीधी सी बात है। या तो पैसों से बिका हुआ मीडिया है, या फिर सख्ती से उसके ऊपर नकेल कसी गई है कि मैं बोलना मत, नहीं तो तुझे कल ही भेज दूंगा और पुराना मामला तेरा एक मेरे पास है। ऐसे ही तो करते हैं। तो अगर इनसे डर के मीडिया अगर इस तरीके का कर रहा है, जैसे हाल में भी कुछ लोगों के साथ किया गया है, तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता तो खत्म ही समझिए। हमेशा जो होता है ना कि अघोषित इमरजेंसी है, अरे भाई इमरजेंसी क्या, जब इंदिरा गांधी ने लागू की थी वही इमरजेंसी है। अघोषित इमरजेंसी इसी को कहते हैं। एक पत्रकार ने मिर्जापुर में नमक से रोटी खाने की खबर दिखा दी, साहब उस पर 25-26 मुकदमे लाद के उसे अंदर कर दिया गया। एक पत्रकार हाथरस पहुंच गया, कहीं बाहर से दक्षिण के सुदूर रास्ते से आया, उसको आपने कैसे आ गए भाई और क्यों आ गए, इस नाते उसको आपने अंदर कर दिया क्योंकि वो कुछ आपका एक्सपोज करने जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता किस तरीके की चल रही है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी या किसान नेता बैठे हैं ये भी जानते हैं। किसानों के मुद्दे पर भी किस तरीके की पत्रकारिता हुई थी, लेकिन भला हो वो तो इंटेलिजेंस का, कि इंटेलिजेंस ने जिस तरीके की ऊपर लेवल पे जानकारी दी कि अगर किसान आंदोलन में जो 3 बिल आए थे वो वापस नहीं हुए तो भारी नुकसान होगा। तो मोदी जी नुकसान नहीं चाहते हैं, बस ये कि मोदी जी तक सही जानकारी देनी चाहिए।
ठीक बात है, ठीक बात है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु संजय जी आपने उठा दिया, चर्चा को एक दिशा दे दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊंगा। देवेंद्र जी, संजय जी ने एक दिशा दे दी कि मोदी जी की तारीफ तो संजय जी कर गए, वो करें कि अगर उन तक सही जानकारी पहुंच जाए तो क्या प्रधानमंत्री को लोग गुमराह कर रहे हैं, नीचे के लोग उनकी इमेज को डैमेज कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल उठा आज इस मंथन में, क्योंकि जैसे ही सही रिपोर्ट उनको दी गई, नीचे की बातें उन तक पहुंची, तो उन्होंने एक माकूल निर्णय लिया और एक बड़ा दिल दिखाया। किसानों के सामने उन्होंने रोल बैक किया, माफी मांग ली। वो बहुत बड़े नेता हैं विश्व के। दुर्गेंद्र सर, संजय जी ने बोला, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपने कांग्रेस से कोई बैठा नहीं रखा, इसलिए ठीक नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो एक्सीडेंट हो गया, आप क्या कर सकते हैं? हम उनका कहीं चोट लग गई, दूसरे साथी को हम बुलाए हैं। उनको जो दिल्ली से साथी थे उनको चोट वोट लग गई, तो जबरदस्ती तो नहीं बिठा सकते। इसमें कांग्रेस भागने वाली नहीं थी, तो उन्हीं का मुद्दा है। चर्चा इसी पर गहन होनी थी। और संजय जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ का, विश्लेषण का, एक पत्रकार का काम भी यही होता है कि आप जो है बैलेंस बनाने का काम करें। और विपक्ष का काम जो होता है पक्ष को, सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। और पत्रकारों का तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद करती है, आभार करती है। जहां भी मौका मिलता है उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं, उनसे हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ कमियां और खमियां रहती हैं, उसके हिसाब से फिर उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि 5 राज्यों में चुनाव है। हम अदर्स जो पार्टी हैं, ठीक है, कांग्रेस जो अब करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोमा जैसी स्थिति में है, क्योंकि हम बूथ से लेकर और संगठन की बात करें। कौन तो कोमा में भैया? देवेंद्र प्रमुख कोमा में कौन है? किसके लिए कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कोमा में है। कांग्रेस पार्टी कोमा। अच्छा, ठीक है। उसको बाहर आना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। देखिए, पार्टी से अलग हट के आ गया हूं, थोड़ा सा संजय जी के साथ आया हूं। बोलिए बोलिए। आप भारत के नागरिक भी हैं, लेकिन ये देखे रहिएगा दाएं बाएं, कहीं पता चला कल सुबह लेटरवा आ जाए आपके पास। नहीं, लेटर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी पार्टी इतना गंभीर है और रखती है, उसे पता भी है। मेरी पार्टी भी चाहती है, अब क्या हो तो जाइए, कि विपक्ष को जिंदा कैसे रखें। नहीं तो एक बार इंदिरा जी का समय याद कर लीजिए, या और जो 84 वाली घटना याद कर लीजिए, कैसे खत्म किया जाता, कुचला जाता, वो जब पता चलता है। मेरी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है इस समय, दुर्गेश सर। और मेरी पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, ना हिंदू मुसलमान का संजय जी ने जिक्र किया, मेरी पार्टी में कोई दंगा नहीं हुआ। हमारी पार्टी ने 2014 के बाद इस देश में, इस प्रदेश में कोई दंगा नहीं होने दिया। गाजियाबाद जैसे सिटी से आप बैठकर देख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो है रीढ़ कहा जाता है। और बात जो है, आप बिजनेसमैन की भी बात आई थी राहुल जी के इंटरव्यू में। ये तो होता है कि आप अडानी की बात करते हैं, लेकिन अंबानी को भूल जाते हैं। कभी आपके समय में अंबानी का जिक्र होता था, भाजपा के समय में अडानी का जिक्र होता है। कहीं ना कहीं जो है बिजनेसमैन किसी ना किसी सरकार में एडवांटेज होता है। अब वो हमारी सोच के ऊपर होता है। सरकार आपका क्या काम करने का तरीका था आप जाने, हमारी सरकार क्या काम करती है वो अपने तरीके से करती है, लेकिन किसी का जांच का विषय। देखिए, विपक्ष के लिए एक शानदार मौका है। अगर राहुल जी इतने अगर कड़े फैसले और इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक लिस्ट बना लें। और उनके पास मैं एक सलाह दे रहा हूं कि बहुत शानदार जो है एक पैनल है वकीलों का, जो विश्व स्तर की बात कर रहा हूं, भारत के नहीं, विश्व में जाकर वो पाकिस्तान जैसे देशों में भी मुकदमे लड़े हैं कुछ लोगों के। और वो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता उन्हें लगते हैं, या जो कमियां हैं, उनके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं, क्योंकि उसका भरोसा कायम है। वहां से राहुल जी भी कहते हैं, पूरी कांग्रेस कहती है, पूरा विपक्ष कहता है, अगर आपको सरकार की कमी लग रही है तो आइए। मैं ये कहता हूं कि भारत की जो स्थिति 2014 के बाद हुई है, वो 60 जो है उसके विपक्ष में जाकर 9 वर्षों का काम आप तय कर लीजिए कि 9 वर्षों में 60। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दुनिया 14 के बाद ही स्टार्ट हुई, इससे पहले दुनिया नहीं थी? भारत तो छोड़िए, ही बिल्कुल थी दुनिया, लेकिन मैं बदलाव की बात करता हूं। 2014 से पहले इसी कश्मीर में, आज जहां आप इंटरव्यू ले रहे, क्या राहुल गांधी की ताकत थी अपनी सरकार में जाकर वहां इंटरव्यू ले लें? या राहुल गांधी जाकर तिरंगा झंडा आप जो लाल चौक पर चढ़ा देंगे, आप कर देंगे कहीं? या भारत मां की जय कश्मीर में बोलने की हिम्मत थी? आज इंटरव्यू लेने के लिए आप जो है कश्मीर में घूमने के लिए कश्मीर में बार बार समय मांगते हैं और जाकर झंडा और पैदल यात्रा करते हैं और सारे काम करते हैं, तो वो आपकी सरकार में क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी में क्यों स्थिति आपको आज
इतना इंतजार करना पड़ा कि आप जो है अपनी जो यात्रा करेंगे वो आप करेंगे, इससे पहले एक बार करने की हिम्मत जुटा देते तो शायद देश को यकीन हो जाता कि राहुल गांधी जी बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन ये सब जो है ये एक अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दुर्गेश सर, और मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन इस कड़ी पर जहां भी जाएं अपनी तरफ 3 उंगली उठी है, कुछ क्वेश्चन जवाब अपने भी लेकर जाएं, जवाब उठाएं कि ये वही कश्मीर है जो पंडितों के साथ क्या घटना हुई थी, जहां सैकड़ों लोग डेली मरते थे, जहां सैनिकों के सर कटकर बराबर के देश में चले जाते थे। आज हमारी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर या आप दूसरी जो कार्रवाई उन पर उंगलियां उठाते हैं, आप लोगों ने किया वो कह रहे हैं सतपाल मलिक कह रहे हैं कुछ हुए नहीं है, वो कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर डाला, वो कह रहे राजनीतिक प्रयोग किया नरेंद्र मोदी ने। वो तो पूरा बिल्कुल आप ही के व्यक्ति थे भाई, वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, वो तो आप ही के व्यक्ति। राज्यपाल आप लोगों ने बनाया, अचानक वो हाथ से निकल गए, अब हाथ से बेहाथ हो गए। अभी उनसे पूछताछ हुई थी, ईडी सीबीआई कुछ पूछताछ कर रहा था, उसके आगे हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे कुछ पूछ लें, क्योंकि राजस्थान में भी जाट हैं, हरियाणा में भी जाट हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जाट हैं, वो जलीले किसान नेता हैं। नहीं, जहां से मैं डिबेट कर रहा हूं यहां से उनके गांव की घर की दूरी ज्यादा नहीं 15 किलोमीटर है, खूब अच्छे से जानता हूं। तभी आप मोहल्लेदारी गांवदारी निभा रहे हो, अब इसीलिए हमला नहीं कर रहे हो आप। नहीं, मैं हमला कहा, मैं हमला इसलिए कई कारण है। देखिए मुझसे वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, राजनेता हैं, लेकिन उनकी जो चीज है उस पर मैंने कहा कि उनकी जो दोहरी चीज है, काश वो सरकार में रहते हुए इस काम को करते तो लोग उन पर विश्वास करते, और सरकार में ना रहकर वो कुछ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं? क्योंकि आज उनकी जो स्थिति है, उनकी जो आयु है, जो उनकी एज है, वो राजनीति से बाहर हो चुकी है। 2 व्यक्ति उनको स्टैंड करने के लिए उनके साथ होते हैं। कैसे मैं मान लूं कि मानसिक स्थिति भी इतनी स्ट्रांग होगी जब शारीरिक नहीं है? अच्छा, एक तरफ गांवदारी बता रहे हो और मानसिक रूप से हटा भी बता रहे हो। अरे भाई यही दिक्कत है भाजपा वालों के साथ, ये भी दिक्कत है कि बड़े प्यार से मोहब्बत से फिट कर देते हैं। आनंद ताराना बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। आनंद जी, हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, देवेंद्र प्रमुख जी, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी अगर बाकी उंगलियां उनकी तरफ उठाते तो 1-2 उनकी तरफ भी उठेंगी, और राहुल गांधी अपने भी कुछ मुद्दों का जनता को जवाब दिया करें, देश को, खाली ऐसे नहीं चलेगा। आनंद जी, राहुल गांधी के पहले आज से 9 साल से तो ये राहुल गांधी के विरोध में क्या क्या बोलते थे ये जाने, और कितना अनर्गल उनके बारे में बोला। लेकिन जब जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने, तो निश्चित रूप से वो एक मील का पत्थर साबित हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में आनंद भाई, मैं आज जरा स्पेसिफिक रहना चाहता हूं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में डिबेट आज नहीं कर रहा हूं। आज जो सतपाल मलिक के से जो परिचर्चा, इंटरव्यू, जो भी आप कहो, उन्होंने कहा कि भाई जो कश्मीर का जो उनका जो एक तरीके से स्टेटहुड है वापस दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा रहा है कि वो 370 हटाने की वकालत कर रहे हैं, चुनाव उसकी बात कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं वहां आतंकवाद खत्म हो गया, राहुल गांधी परोक्ष रूप से आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा देश की एकता अखंडता की रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस के महान नेताओं ने अपने आप को इस देश की बलिवेदी पर अर्पित किया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। इन्होंने देश की एकता के लिए, एक ने अलगाववाद को दूर करने के लिए किया, तो एक ने थोड़ा बोलने दीजिए कांग्रेस को भाई, देवेंद्र भाई अभी बोलने दीजिए। आप ही कह रहे थे कांग्रेस के लोग नहीं आए, अब आ गए तो जरा बोलने दीजिए उनको। बोलिए आनंद तारण, मैं आऊंगा आपके पास। देवेंद्र जी, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। बोलिए आनंद तारण। गांधी जी ने जब देश आजाद हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या इसलिए कि उन्होंने जो देश की एकता अखंडता को जहाँ क्षति हो रही थी उसको बचाने के लिए किया। राजीव जी ने देश के सम्मान को बचाने के लिए किया। तो कांग्रेस तो कहीं अलगाववादियों के, आतंकवादियों के या देशद्रोहियों के साथ तो कभी हो ही नहीं सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आतंकवादियों को छोड़ने कंधार कौन, हम गए थे क्या? बिरयानी खाने हम गए थे क्या पाकिस्तान? क्या आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया है? आप तो बिरयानी खा के आ गए, वहाँ साल उड़ा के आ गए, पैर पड़ के आ गए। तो ये तो आपका चरित्र है। आप कौन से देश की बात कर? और जब देश आजाद हो रहा था तो आप अरे भाई आनंद जी, अगर मोदी जी आपस में सीमा पर दोस्ती करना चाहते हैं तो आप लोग बिरयानी और वो कह रहे हैं भुना हुआ मुर्गे की बात करने लगते हैं। मोदी जी नहीं खाते सब चीजें करना चाहते हैं। तो जब कांग्रेस की बात आती है तो विधायकों को पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं। जब दोस्ती करना चाहते हैं तो उस हिसाब से करें। तो पाकिस्तान के नाम पे आपको क्यों दिक्कत होती भाई?
आप हिंदुस्तान की बात करो। हमें अरे भैया, लेकिन पाकिस्तान का जो एजेंट है वो तो अभी ये कह रहे थे कि आपके कई नेता जो वकील हैं वो पाकिस्तान में मुकदमा लड़ने जाते हैं, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, बैठे हुए प्रवक्ता हमारे साथ में। इनका चरित्र तो ये जाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एजेंट था, जो इनका आईडी देखता था, ध्रुव सक्सेना, वो तो इनका पाकिस्तान का एजेंट था। ये किस तरह की बातें करते हैं, इनका चरित्र क्या है? आतंकवादियों को छोड़ने जाते हैं कि और हमने तो आतंकवादी है जिनको फांसी दी है तो उनको लड़का भी दिया। आप तो बात करते हो, कहीं की बात करते हो, आप किसी को फांसी की बात करते हो। अच्छा ठीक है आनंद भाई, आरोप प्रत्यारोप हो गया। अब जरा मूल मुद्दे की बात कर रहे हैं, चूंकि आप मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कोमा में है, 5 राज्यों में ये जीत रहे हैं, जरा ये बता दो आप। और ये क्या राहुल गांधी का जो इंटरव्यू है, क्या ये विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है ये लोकसभा तक के लिए सड़क बनाने के लिए है क्या? क्योंकि जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, पुलवामा का मुद्दा हो, सेना के सदुपयोग का मुद्दा हो, बीजेपी उसे सदुपयोग कहती है। देखिए, कांग्रेस के नेता ने अगर कोई बात बोली है, नेता कोई बात बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रमाणिक होती है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो राहुल गांधी जी, या जो भी कमलनाथ जी हो, सब जो बात बोलते हैं वो प्रमाणिक बात बोलते हैं और उसका एक तर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बस कहीं ना कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा कहीं भी लगा देते। जहां तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम और जहां भी चुनाव हो रहे हैं 5 स्टेटों में, 5 स्टेटों में कांग्रेस या कांग्रेस से समर्थित सरकारें बनेगी। भारतीय जनता पार्टी तो अब देश में भी सरकार बना ले तो कैसे बनाओगे? वो करें, आपकी पार्टी कोमा में है, कैसे बनाओगे भाई? अरे कोमा में तो भैया, इसीलिए कोमा से निकालने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, पुराने मुद्दे, सड़े गले मुद्दे लेकर आ रहे हैं, जो मुद्दे आउटडेटेड हो गए। इन्होंने हम पर भी उंगली उठाई, दुर्गेश जी कहां ले आए आप? सतपाल मलिक का मुद्दा, ये भी आउटडेटेड है। हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं आपके चैनल पर के न्यूज पे बहुत गंभीरता के साथ आज घोषणा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 60 सीटें आएंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें, 10% माइनस कर लें। तो और मैं आज से नहीं बोल रहा, पिछले 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने से बोल रहा हूँ, जिस दिन हमारे आनंद तारा हमने नोट कर लिया है और 3 तारीख को मैं आपको बुलाऊंगा, आइएगा जरूर, बिल्कुल बहाना मत बनाइएगा। तैयार हूँ आपके, बिल्कुल आऊंगा आपके चैनल। मैं आज बहाना नहीं बनाया, आपने मुझे इमरजेंसी में बुलाया, मैं आके खड़ा हो गया आपके चैनल। अरे आपके एक नेता घायल हो गए थे भाई, तो हमने कहा चलो तारण जी को बुलाओ। ये कह रहे थे कांग्रेस नहीं, हमने कहा आ गई कांग्रेस, बात करो। दूसरा ये है कि सतपाल मलिक जी किसके नेता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेता हो जो अगर आपके विरोध में बोलते, उनके बारे में अनर्गल वक्तव्य देती है, इनका चरित्र क्या है? इनका चरित्र अच्छा, ये जो राहुल गांधी ने किया है, ये वोटों का मसला है क्या ये? लेकिन आप क्यों कहेंगे? आप तो कहेंगे नहीं, ये वोटों का मसला नहीं लगता आपको? जो सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं, ऐसे मौके पर इंटरव्यू करके ले आए। अभी 7 तारीख से वोटिंग शुरू हो जाएगी तमाम विभिन्न चरणों में, और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव है अगले साल। तो ये क्या जो सेना वाला मसला, जो बीजेपी पर वो आरोप लगाते थे कि सेना का इस्तेमाल करते हैं, पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, तो आज उन्होंने सेना, पुलवामा, इनकी बातें करके क्या बीजेपी के उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है क्या राहुल गांधी ने? सच्चाई से देश को आत्मसात करा रहे हैं। जो सच्चाई है वो उससे आत्मसात कराया। अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उन्होंने ये बोला कि देख लीजिए मेरा चरित्र क्या है, मैं आपके बीच में रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपसे जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और वो एक हर तरीके के लोगों के पास गए, मैकेनिक के पास भी गए, वो अगर हम वालों के पास, कुलियों के पास, ऐसा कौन सा वर्ग था जिससे उन्होंने नहीं देखा, उसकी बातों को नहीं सुना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा घबरा गया। ठीक है आनंद भाई, ठीक है आनंद भाई। अब मैं एक रिएक्शन लूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख। देवेंद्र प्रमुख जी जरा संक्षिप्त में करिएगा, क्योंकि अब वक्त बहुत सीमित है। देखिए दुर्गेश सर, जिस तरह से हमारे साथी ने किया, मुझे अच्छा लगा। मैं राहुल जी से जो है एक सहानुभूति रखता हूं कि राहुल जी को आज जरूरत है कहीं ना कहीं खड़ा होने के लिए, स्टैंड होने के लिए। लेकिन मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 जो ताजा जो है आपकी सत्ता रही है, अगर एक बार भी आप कश्मीर में जाकर कोई ऐसी स्थिति बनाते जिससे लगता कि कश्मीर के लिए आप काम कर रहे हो, तो आज के इंटरव्यू पर मुझे उंगली उठाने की जरूरत नहीं होती। हमने कश्मीर की स्थिति ये कर दी है कि आज वहां कई महीने में दिन में सुनता कि आतंकवादी घटना हुई और ढूंढ कर मारे गए, लेकिन यह बड़ी मुश्किल से हुआ, बड़ी मेहनत के साथ हुआ, तथ्य के साथ हुआ, और लोगों ने देखा उसका परिणाम है। हम 2014 में
उनके बाद 19 अब किया और 19 के बाद अब 24 में महाअप, जो हम भारत कहते हैं कि एक बार कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए, वो कश्मीर जैसी घटनाओं को, चाइना जैसी घटनाओं कहां बन रहा है? वो तो अमर बेल हो गया। आप कहते हैं मुक्त, वो एक राज्य में सरकार आ जाता है, आप कहते हैं मुक्त करो, अमर बेल हो गया। वो कांग्रेस अमर बेल की तरह फैल रही है। अब अभी देखो, आप लोग मुक्त कर रहे थे, 2 राज्यों में पटक दिया। कर्नाटक में तो औंधे मुगरे आप लोग। हमारा टारगेट है सर 2024 का, दुर्गेंद्र सर 2024 आप सारी विधानसभा हार जाओगे तो 24 में क्या करोगे भाई? 2 राज्यों में हार गए हो अभी आप क्या? चलिए बोलिए। जो हमारे साथी हमारे अभी गिनवा रहे थे 3 तारीख की डिबेट में, आप मुझे भी बुला लेना। मध्य प्रदेश में नहीं, 5 राज्यों में मत वादा करो, मैं आपको कह रहा हूं। संजय श्रीवास्तव जी मुस्कुरा रहे हैं, ये घूम कर आए, वादा मत करो आने का। नहीं, मैं कर रहा हूं। राजस्थान में जो है ये घटना इन्होंने दोहराई है, ये इनके साथ घटना। राजस्थान में बना सकते हो आप, राजस्थान की बात हम मान सकते हैं, वहां आप लोग बना नहीं सकते। आप देखना 5 राज्यों में हम बनाएंगे, और ये घटना इनके साथ जो हमें सिखा रहे हैं, इनके साथ राजस्थान में देखने को। अच्छा, ठीक है, आप कश्मीर पे बात कर रहे हो। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात की है, उस पर आप लोग नहीं बोलते हो। वो कहते हो विपक्ष जाति, जब वो कहते हैं कि भैया उनको, ओबीसी को, दलितों को, इनका हक दे दो, तो आप कहते हो कि तो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी कहे मैं ओबीसी नेता हूं, मैंने इतना काम किया है। संजय जी कह रहे थे, हमने तो भारत के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल की जो लिस्ट देखी थी शपथ वाली, उसमें कोष्ठक में लिखा था ओबीसी ओबीसी ओबीसी, और जब वो मंत्री बने तो उनको अपने अपने इलाकों में भेजा गया, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई ओबीसी ओबीसी। फ्रेम से हाथ भी बाहर जा रहा, हम बता भी नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये हालत थी। और अब आप कह रहे हो को जाति राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, प्रचंड रूप से तो आपने की 19 में, अभी भी कर रहे थे, वो तो काउंटर किया अब उन्होंने, वो निपट गए थे जाति राजनीति में। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि काउंटर किया। अगर उनको लगता है, दुर्गेंद्र सर, उनको लगता है तो आप जिस भाषा का क्वेश्चन है उसी भाषा में जवाब आए। बोलिए। अगर आप जाति, जिस तरीके की धर्म की बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, ये चलने वाला नहीं है। धर्म पे तो कॉपीराइट आपका है महाराज। नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो तो नकली हिंदू हैं। नहीं, आपको जो है अपनी सरकारों में 60 वर्षों तक कितने ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी की बात की थी कांग्रेस ने? क्यों भाई? ठीक है, बड़ा माकूल सवाल। 5 सेकंड में अनंतर, 5 सेकंड, ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं, फाइनल कमेंट के लिए संजय जी के पास जाएंगे। अनंतर 5 सेकंड में, भाई आपकी इतनी सरकारें थी, अचानक आपके पेट में अब क्यों दर्द होने लगा? पहले दर्द होना चाहिए ओबीसी के लिए। अनंतर देखिए, ओबीसी की जहां तक बात है, ओबीसी से हमने पिछली बार वायदा किया था कि आपको 27% आरक्षण देंगे। घोषणा भी कर दी थी कमलनाथ जी ने। आपने देखा होगा कि किस तरह से सरकार को गिरा दिया गया। आज तो मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, ये चुनाव है मध्य प्रदेश की। अब आप लोग सारे राज्यों में वादा कर रहे हैं, राहुल गांधी करे ओबीसी जनगणना कराएंगे, मेरी सरकार ला दो। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में हमको नहीं करते दिखे, वहां भी खाओ कर दिया, चूंकि वहां इस तरीके का सामाजिक है नहीं। देखिए मैंने क्या बोला कि भाजपा ने जो वायदा की, आज मोदी जी के चेहरे लेके आ रहे हैं। हम तो जवाब करेंगे कि कहाँ है वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी। हम कहेंगे कि कहाँ है ये 15 लाख रुपए, कहाँ है काला धन, कहाँ है? ठीक है आनंद भाई, अब वक्त इजाजत नहीं देता। फाइनल कमेंट के लिए संजय श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट। देखिए दुर्गेश जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये जो इंटरव्यू है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने सतपाल मलिक के साथ इंटरेक्ट किया था, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ या उसका माइलेज ऐसे समय में नहीं था जब कहीं चुनाव हो रहे हो। अब जबकि मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, तो ऐसे में राहुल गांधी का, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब नहीं है लेकिन सबसे बड़े लीडर हैं, तो उनका इस तरह से सतपाल मलिक के साथ विचार विमर्श करते हुए इंटरव्यू करना, और फिर इसको जिस तरीके से जो वेटेज मिलेगा अन्य मीडिया सोर्सेस पैनल्स पे, भले ही राष्ट्रीय चैनल ना दे, राष्ट्रीय अखबार ना दे, लेकिन जो यूट्यूब और जो अन्य प्लेटफॉर्म है उन पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से पॉपुलैरिटी मिलेगी और ये जनता के बीच में जाएगा, तो सीधे तौर पर सतपाल मलिक की जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सीने तक चुभेंगी। और अगर वो जनता के बीच में धर कर जाती है कि हो सकता है ये बंदा सच बोल रहा हो कि पुलवामा से फायदा लिया गया, मोदी जी ने फायदा उठाया, या जवानों के लिए ये कुछ किया गया, या 370 का बहुत ज्यादा उपयोग भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक उठा नहीं पाई है, तो निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसे सवाल है। और जातीय जनगणना के मुद्दे को अगर कैच करती है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर 5 राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीधे सीधे राजनीतिक जो मायने हैं वो इस इंटरव्यू के यही है। बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया मनोज नागर साहब, देवेंद्र प्रमुख साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अनंत तारण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बात पते की कही है संजय श्रीवास्तव जी ने कि इसके राजनीतिक मायने, इसकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कांग्रेस पार्टी को कि सतपाल मलिक के जरिए जिस तरीके से माइलेज विपक्ष को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसकी बड़ी वजह थी कि मुख्य धारा के मीडिया ने सतपाल मलिक को भाव नहीं दिया। अब मुख्य धारा के मीडिया में तो विपक्ष का वो दबदबा है नहीं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जैसे कद के नेता ने अगर इंटरव्यू लेकर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है तो जाहिर सी बात है जो मुख्य धारा के मीडिया में माइलेज मिलता कमोबेश लगभग वैसा ही माइलेज मिल सकता है और इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।